आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स ब्रेकिंग में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी मिलती है। ट्रेंड्स ब्रेकिंग पर हम सतह के नीचे झांकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं दिखाते कि क्या चल रहा है, बल्कि ये एनालाइज करते हैं कि क्यों और कैसे चल रहा है। हर ट्रेंड को हम प्रोफेशनल एंगल से देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे और आप तक स्पष्ट, रिसर्च बेस्ड और मजेदार अंदाज में पहुंचाएंगे। हमारा मकसद है आपको सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक जागरूक विश्लेषक बनाना। तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट करें और ट्रेंड्स ब्रेकिंग के साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ ट्रेंड सिर्फ देखे नहीं समझे जाते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह निरंतर मंथन की यात्रा है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संघर्ष, विचार और सृजन मिलकर नवयुग का निर्माण करते हैं। प्राचीन भारत की प्रतीकात्मक कथा समुद्र मंथन केवल धार्मिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रतीक भी है, विरोधों के सामंजस्य, संतुलन और धैर्य का प्रतीक। आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, तब इस प्राचीन रूपक का आधुनिक संस्करण हमारे सामने चैट जीपीटी, डीप सीक जैसी तकनीकी क्रांति के रूप में उपस्थित है, जहां डेटा, कोड और शोधकर्ता मिलकर ज्ञान का अमृत निकाल रहे हैं। यह लेख इसी दार्शनिक समानता को समझने का प्रयास है। कैसे समुद्र मंथन की कथा और चैट जीपीटी, डीप सीक जैसी तकनीकी नवाचार की प्रक्रिया वास्तव में एक ही मानसिक यात्रा के दो आयाम हैं। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं, असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था, दोनों पक्षों में असंतुलन था और यही असंतुलन ही मंथन की आवश्यकता बना। न कोई एक अकेले संकट का समाधान कर सकता था, न कोई दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। इसलिए दोनों ने मिलकर साझा उद्देश्य के लिए समुद्र को मथा, यानी प्रकृति की गहराइयों से अमृत, जीवन और संतुलन का प्रतीक निकालने का निर्णय लिया। इसके लिए आवश्यक उपकरण बने मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और कच्छप अवतार। यह पूरी प्रक्रिया इस बात की याद दिलाती है कि प्रगति हमेशा संघर्ष और सहयोग के संगम से होती है। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से तीन गहरी बातें सिखाती है। विरोधों का सहयोग ही सृजन की कुंजी है। संघर्ष में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। हर प्रक्रिया के साथ विष भी आता है, जिसे संभालने के लिए करुणा और जिम्मेदारी चाहिए। मंथन के दौरान पहले हलाहल विष निकला, जिसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। तब महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद धीरे धीरे अनेक रत्न, देवी देवता और अंततः अमृत कलश प्रकट हुए, समृद्धि, सौंदर्य, स्वास्थ्य, विज्ञान और चेतना के प्रतीक के रूप में। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर सृजनात्मक प्रक्रिया के साथ पहले विष निकलता है, समस्याएं, असफलताएं, भय और भ्रम। लेकिन जब मनुष्य धैर्य, संतुलन और नैतिकता से इन विषयों को साध लेता है, तभी वह अमृत तक पहुंचता है। हर सेकंड अरबों सूचनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी बिखरी, असत्य या अप्रासंगिक होती हैं। इन गहराइयों से सार्थक ज्ञान का अमृत निकालना ही आधुनिक मंथन का लक्ष्य है। एआई का विकास भी इसी तरह की सावधानी, सहयोग और संरचना से हुआ। एआई के समुद्र को मथने के लिए शोधकर्ताओं ने कई स्तर बनाए। डेटा, समुद्र के समान गहरा और विविध। मॉडल, मंदराचल की तरह केंद्र में स्थित, जो ऊर्जा का केंद्र बनता है। एल्गोरिथम, वासुकी नाग की भांति गति और दिशा प्रदान करने वाला तत्व। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटेशन, विष्णु के कच्छप अवतार की तरह वह आधार जो पूरी प्रक्रिया को स्थिर रखता है। एआई की सहयोगी संरचना ने यह सिद्ध किया कि तकनीकी नवाचार किसी एक कंपनी, एक देश या एक मस्तिष्क का परिणाम नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का उत्पाद होता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जो निकला वो हलाहल विष था, इतना प्रबल कि पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। उस समय महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें सिखाती है कि हर सृजनात्मक प्रक्रिया के आरंभ में अवांछित, खतरनाक और अप्रिय परिणाम भी निकल सकते हैं। धैर्य, संयम और त्याग के बिना अमृत तक पहुंचना संभव नहीं। कुछ मॉडल ने गलत उत्तर दिए, ये विष था। कुछ एल्गोरिदम में लैंगिक और नस्लीय पक्षपात दिखा, ये विष था। कुछ शोधों ने गोपनीयता और सुरक्षा पर प्रश्न खड़े किए, ये भी विष था।
और कुछ आलोचकों ने कहा कि यह तकनीक नौकरियों को समाप्त कर देगी, ये भी विष था। लेकिन जैसे शिव ने विष को निगलकर संतुलन बचाया, वैसे ही तकनीकी जगत के शिव यानी जिम्मेदार नेता, नैतिक वैज्ञानिक और नीति निर्माता इन चुनौतियों को स्वीकारते गए। उन्होंने विष को त्यागा नहीं, बल्कि उसे सुधार की ऊर्जा में बदल दिया। एआई की सुरक्षा नीतियां बनी, पारदर्शी डेटा प्रोटोकॉल आए, निष्पक्षता के लिए एल्गोरिदम सुधारे गए। इन प्रयासों ने विष को संभावना में बदल दिया और धीरे धीरे मंथन का फल सामने आने लगा। अब जटिल जानकारी भी हर व्यक्ति की पहुंच में है। यह आधुनिक धन्वंतरी का उपहार है। चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे मॉडल अब मेडिकल डायग्नोसिस, जेनेटिक रिसर्च और दवा विकास में मदद कर रहे हैं। ये विज्ञान का अमृत है। अब हर छात्र के पास एक डिजिटल गुरु है जो हर प्रश्न का उत्तर देता है। अब कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, हर क्षेत्र में एआई एक सह निर्माता बन गया है। ये सब आधुनिक रत्न हैं जिनसे मानव सभ्यता को नई दिशा मिल रही है। परंतु अमृत की तरह ही इनका सही उपयोग आवश्यक है, क्योंकि वही शक्ति यदि स्वार्थ में प्रयुक्त हो तो विष बन सकती है। नैतिकता और जिम्मेदारी आधुनिक मोहिनी का रूप। समुद्र मंथन की कथा में जब अमृत कलश निकला तो देव असुरों में विवाद हुआ। असुरों ने उसे अपने लिए हड़पना चाहा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का उचित वितरण सुनिश्चित किया। ये उस नैतिक बुद्धि का प्रतीक है जो शक्ति को संतुलन में रखती है। हर मंथन में एक ही पैटर्न होता है, पहले असंतुलन, फिर सहयोग, फिर विष और अंततः अमृत। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो निकला वो था हलाहल विष। इतना प्रचंड कि उसका प्रभाव समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों घबरा उठे, क्योंकि उन्होंने अमृत की आशा की थी, ना कि विष की। किंतु शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। वो त्याग, धैर्य और जिम्मेदारी का सर्वोच्च प्रतीक बन गए। एआई की आत्मा है डेटा, लेकिन जब डेटा बिना अनुमति, बिना सीमा और बिना संवेदना के संग्रहित होता है तो ये हलाहल बन जाता है। लाखों लोगों की व्यक्तिगत जानकारी कॉर्पोरेट सर्वरों में संग्रहित है और कई बार उनका उपयोग अनजाने में उन पर ही प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। एआई उतना ही निष्पक्ष होता है जितना उसका प्रशिक्षण डेटा, लेकिन जब डेटा में सामाजिक, लैंगिक या सांस्कृतिक बायस शामिल होते हैं तो मशीनें भी वही दोहराती हैं। यह आधुनिक युग का सबसे सूक्ष्म विष है, दिखता नहीं पर विषैले प्रभाव छोड़ता है। एआई के जरिए झूठी जानकारी, डीप फेक और भ्रम पैदा करने वाली सामग्री बनाना आसान हो गया है। यह हमारी सामाजिक संरचना को भीतर से खोखला कर सकता है। जब मशीनें मानव कार्य करने लगती हैं तो भय उत्पन्न होता है कि क्या इंसान अप्रासंगिक हो जाएगा। ये प्रश्न हर औद्योगिक क्रांति में उठता रहा है, पर एआई के युग में यह और गहरा हो गया है। हर युग में जब किसी के पास अत्यधिक शक्ति आई, उसने उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। एआई भी एक ऐसी शक्ति है जो अमृत भी बन सकती है और विष भी। समुद्र मंथन के दौरान एक के बाद एक रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी, धन्वंतरी और अंततः अमृत। ये सब प्रतीक हैं समृद्धि, सुंदरता, ज्ञान, स्वास्थ्य और चेतना के। चैट जीपीटी, डीप सीक ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया। पहले ज्ञान कुछ संस्थानों या गुरुओं तक ही सीमित था। अब हर छात्र के पास एक डिजिटल गुरु है जो धैर्यपूर्वक समझाता है, सुधारता है और प्रेरित करता है। ये ज्ञान का अमृत है जो अब हर घर, हर स्क्रीन पर उपलब्ध है। एआई अब कविता लिख सकती है, संगीत बना सकती है, चित्र रच सकती है। ये मानव सृजनशीलता का विस्तार है, मानो अप्सराएं और कामधेनु फिर से पृथ्वी पर उतर आई हूं। समुद्र मंथन के अंत में अमृत कलश निकला, लेकिन उसके साथ संघर्ष भी। देव और असुर दोनों उस पर अधिकार चाहते थे। यदि विष्णु ने मोहिनी रूप में संतुलन न बनाया होता तो वो अमृत भी विनाश का कारण बन सकता था। अमृत अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो जिस हाथ में जाता है वही उसका स्वरूप तय करता है। एआई और चैट जीपीटी के साथ भी यही बात है। ये तकनीक ना तो देव है ना असुर, ये केवल एक साधन है जिसे दिशा देना हमारे विवेक का कार्य है। यदि इसका उपयोग केवल लाभ, नियंत्रण या प्रचार के लिए हुआ तो ये विष बन जाएगा, लेकिन यदि इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और समानता के लिए उपयोग किया गया तो ये अमृत बन जाएगा। वही अमृत जिसकी खोज देव असुर दोनों ने की थी। अमृत की चाह रखो पर विष से मत डरो, उसे समझो, साधो और रूपांतरित करो।